प्रश्नावली 8.2 के लिए हम पहले बेसिक समझेंगे और फिर उसके बाद में प्रश्नावली के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। बेसिक इंपॉर्टेंट है, जब तक बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तब तक अपना सही तरीके से काम नहीं होगा, ठीक है। क्या बोला है? विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, विशिष्ट कुछ विशेष कोणों की बात की हुई है। और कौन से विशेष कोण है? त्रिकोणमितीय अनुपात। आपको मालूम है कि त्रिकोणमितीय अनुपात कौन से होते हैं? साइन थीटा, कास थीटा, है ना। टेन थीटा कितने होते हैं? 6 होते हैं। कॉट थीटा और सेक थीटा और कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। और इसका क्रम भी जो याद रखने का तरीका होता है वो ऐसे ही होता है, साइन कास टेन कॉट सेक कोसेक। सही है। इतनी बातें हमने पढ़ ली थी और इसके बाद पहली एक्सरसाइज भी कर ली थी। हमें यह भी मालूम है कि ये जो थीटा है ना, थीटा, थीटा क्या है? न्यून कोण है। क्या है? न्यून कोण, न्यून कोण, एक्यूट एंगल जिसको इंग्लिश में बोला जाता है, एक्यूट एंगल। ये जो थीटा लिखा है ना, वो क्या होता है? न्यून कोण होता है। अच्छा, न्यून कोण होता है मतलब समकोण नहीं होता ना। क्या होता है? न्यून कोण होता है, ठीक है। अगर मेरे पास में कोई समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है ये वाला, ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में ये 90 अंश का कोण है। देखिए ये वाला क्या है? 90 अंश का कोण है, ये वाला। और ये थीटा हो सकता है, ये क्या हो सकता है? न्यून कोण हो सकता है, न्यून कोण। ये भी हो सकता है न्यून कोण, ये वाला भी न्यून कोण हो सकता है। भाई न्यून कोण का मतलब क्या हो गया? न्यून कोण का मतलब क्या हो गया? 90 अंश से कम। न्यून कोण का मतलब 90 अंश से कम। या तो ये कोण हो सकता है या तो ये कोण हो सकता है। तो इसको लिखा जाता है हम यहां पर। ये सारी बातें जो शुरू से हमने बेसिक से पढ़ते आ रहे हैं वो सारी बातें मालूम होना चाहिए, तभी अब आगे की त्रिकोणमिति समझ में आएगी, नहीं तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। ये बात क्लियर है। अब सुनना, मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज कर रहा हूं, यहां पर थोड़ा सा, यहां पर अलग तरीके से समझ रहे हैं हम। यहां पर देखना, मेरे पास इस प्रकार से क्या है? समकोण त्रिभुज है, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज बना देता हूं पहले तो, 90 अंश का कोण बना देता हूं। ये बन गया समकोण त्रिभुज। दिख भी रहा होगा आपको कि समकोण त्रिभुज मतलब ये 90 अंश का कोण यहां पर बन रहा है, ठीक है। अब ध्यान देना इधर, अब ध्यान देना। मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए, मैं मान लेता हूं कि ये वाला जो कोण है वो कितना है? न्यून कोण है, थीटा है। कितना है? थीटा है। अब ध्यान देना इधर, थीटा का मान कितना हो सकता है? तो आपको मालूम है कि थीटा का मान, थीटा का मान कितना हो सकता है भाई? तो थीटा का मान 0 हो सकता है, 90 अंश हो सकता है, या 90 से कम हो सकता है। कैसा? थीटा का मान, थीटा का मान 0 या 0 से ज्यादा भी हो सकता है, 90 या 90 से कम भी हो सकता है। 90 तो समकोण ही हो जाएगा। वैसे अगर न्यून कोण की बात की जाती है तो 0 अंश से ज्यादा और 90 अंश से कम, उसको न्यून कोण बोला जाता है। लेकिन हम यहां पर ये भी देखेंगे कि 0 हो जाएगा तो क्या होगा, 90 होगा तो क्या होगा। ये दोनों बातें हम देखेंगे। कहने का मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं, इस बात को समझो जरा। यहां ये जो है ना थीटा का मान, थीटा का मान क्या हो सकता है? तो देखिए मुझे एक बात बताओ कि थीटा का मान कम हो रहा कि ज्यादा हो रहा? क्यों? थीटा का मान कम हुआ कि नहीं हुआ? हाँ हुआ ना, कम। अब देखना, बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा, थीटा का मान बड़ा होते जा रहा, थीटा का मान बड़ा होते जा रहा, बड़ा होते जा रहा। और बड़ा करना चाहूं तो थीटा का मान देखिए और बड़ा हो गया, और बड़ा हो गया, और बड़ा हो गया, और बड़ा हो गया, और बड़ा हो गया। एक टाइम ऐसा आया कि 90 अंश भी हो गया। बस इसी बात को हमें यहां पर समझना है। आई बात समझ में? थीटा का मान क्या हो सकता है? तो भाई 0 हो सकता है, 30 अंश, 1 अंश, 2 अंश, 3 अंश, 4 अंश, 5 अंश, 6 अंश, ऐसा कुछ भी हो सकता है। 90 अंश तक हो सकता ही नहीं। तो कब तक ज्ञात करेंगे इतने सारे मान?
तो हम क्या है, कुछ विशिष्ट कोणों के लिए मान ज्ञात करते हैं। विशिष्ट कोणों के लिए मतलब थीटा का मान 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश, कुछ विशेष मानों के लिए इसको ज्ञात करते हैं, सभी के लिए नहीं। मान तो देखा जाए तो बहुत सारे हैं, 0.5 अंश भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कई सारे मान हो सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके लिए ज्ञात नहीं करेंगे, विशेष के लिए ही क्यों ज्ञात किया जा रहा। 10th क्लास के लिए, 10वीं कक्षा के लिए केवल इतने ही मान आपको पढ़ना है। और फिर जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे, 11th क्लास में जाएंगे, तो फिर और ज्यादा मानों की बात करेंगे। अभी केवल इतने मानों की हमें यहां पर बात करना है, ठीक है। चलिए, इतनी बातें समझ में आ गई। बड़ा सिंपल सा काम है। हमारे पास में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, इसके साथ में जो लिखा रहता है वो न्यून कोण होता है, इसको न्यून कोण बोलते हैं। 60 में बता रहा हूं जितनी अभी तक बातें की है। इसका मान हो सकता है 0 अंश से बड़ा, 90 अंश से कम। लेकिन हम यहां पर जो मान ज्ञात करेंगे, 0 के लिए भी ज्ञात करेंगे और 90 के लिए भी ज्ञात करेंगे, बराबरी का भी चिन्ह लगाएंगे ऐसा। लेकिन कुछ विशेष मानों के लिए ज्ञात करना है तो केवल 0 अंश के लिए, 30 अंश के लिए, 45, 60 और 90, बस केवल इतने के लिए मान ज्ञात करना है। अब सुनना ध्यान से। सबसे पहले तो हम करेंगे 45 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात। 45 अंश, 45 अंश क्या होता है भाई? 45 अंश क्या होता है? 45 अंश की बात हो रही है, ठीक है। पैंतालीस बनाना चाह रहा हूं मैं, ये बन गया 45, ठीक है। सुनिए, दिख रहा है क्या आपको? ये 90 लिखा हुआ है, यहां 45 लिखा है, ये भी 45 लिखा है। ये वाला कोण 90 अंश का है, ये 45 अंश का, और ये भी 45 अंश का है। मैं क्या है, स्केल की सहायता से ये देखता हूं कि इनकी भुजाओं की स्थिति कैसी है। थोड़ा सा देखिए जरा आप ध्यान से, इनकी भुजाओं की स्थिति क्या बन रही है। मैंने क्या किया, ये कोण 45 अंश का रखा, ये भी कोण 45 अंश का रखा, और ये वाला 90 अंश का रखा। 1 2 3 4 5 6, 6.5। इस भुजा की लंबाई है 6.5 सेंटीमीटर। कितनी? 6.5 सेंटीमीटर है। अब इस भुजा की लंबाई देखता हूं मैं, कितनी है इस भुजा की लंबाई। एक 2 3 4 5 6.5। बहुत बढ़िया काम हो गया, 6.5। इस बात को जरा गौर से समझना, केवल इसी चैप्टर में काम नहीं आने वाली है जो मैं अभी बात बताने वाला हूं, ये सारे चैप्टर में, पूरे गणित में काम आने वाली है, ठीक है। हमारे पास में एक समकोण त्रिभुज है, और जिसके जो न्यून कोण है, दोनों कोण कैसे है, बराबर है, 45 अंश के। ये भी 45 अंश का और ये भी 45 अंश का। त्रिभुज का एक गुण होता है, वो गुण क्या होता है कि चाहे दुनिया का किसी भी प्रकार का त्रिभुज बना लो, अगर उसके दो कोण बराबर है तो उसकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती है। ये वाला भी कोण बराबर और ये वाला, दोनों कोण बराबर है, तो इसके सामने की भुजा ये वाली और इसके सामने की भुजा ये वाली, मतलब इसके सामने की भुजा ये है और इसके सामने की भुजा ये है, तो ये दोनों भुजाएं हमेशा बराबर होगी। समझ में आई बात? कौन सा गुण बोल रहा हूं मैं? कौन सा गुण बोल रहा हूं? किसी त्रिभुज में, कोई जरूरी नहीं कि समकोण त्रिभुज ही हो, कोई सा भी त्रिभुज हो, अगर दो कोण अगर किसी त्रिभुज के बराबर है तो इसकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती है। ये गुण आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। अब सुनिए, मेरे पास में त्रिकोणमितीय अनुपात है, क्या? साइन, कास, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं मैं, ठीक है। इसको छोटा कर देता हूं और यहां लिख देता हूं मैं साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा,
कॉट थीटा, इनके मान ज्ञात करना है, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है। और मुझे एक बात बताओ कि थीटा के जगह क्या दिखाई दे रहा है यहां पर, थीटा के जगह क्या दिखाई दे रहा है, आपने थीटा के जगह ले लिया 45 अंश का कोण, थीटा के जगह क्या ले लिया 45 अंश का कोण ले लिया। तो मैं यहां पर जहां जहां थीटा लिखा है उसको 45 अंश मान लेता हूं, इसको क्या कर लेता हूं 45 अंश मान लेता हूं। ये क्या है 45 अंश और ये भी 45 अंश, ये भी 45 अंश। बस अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि भाई इन सारे त्रिकोणमितीय अनुपात का मान 45 अंश रखेंगे तो क्या होगा। इसका नाम दे देता हूं मैं ए, बी और ए सी। आपको मालूम है, अगर सपोज करें कि ये वाली भुजा की लंबाई क्या है, ए इकाई है या ए सेंटीमीटर है या ए इकाई बोल सकते हो, तो ये वाली भी भुजा क्या हो जाएगी, ए इकाई हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी, हाँ होगी ना, क्यों होगी। ये त्रिभुज है, इसके दो कोण बराबर है, तो इसके सामने की भुजा ये है, तो इसके भी सामने की भुजा उतनी ही बड़ी होगी, ये भुजा जितनी बड़ी उतनी भुजा ये होगी। तो हम यहां पर ले लेते कि त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज ए बी सी में कोण ए क्या हो रहा, कोण ए बराबर इसे कोण सी है कि नहीं, दोनों कोण कैसे है बराबर है, तो इसके सम्मुख भुजाएं बराबर होगी, तब भुजा ए बी बराबर से बी सी होगी। क्यों, तो आप यहां पर कारण लिख सकते हैं, किसी त्रिभुज में, किसी त्रिभुज में बराबर कोणों के की सम्मुख भुजा बराबर होती है। और जब बराबर होती है तो आप बोल सकते हैं कि माना ए बी बराबर से बी सी बराबर से ये इकाई मान लिया हमने, ये इकाई क्या मान लिया हमने, ये इकाई। इतनी बात समझ में आ गई। अगर ये है तो ये भी ये क्या हो जाएगा, ये इकाई हो जाएगा। आपको मालूम है कि कभी भी त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं के मान मालूम है तो तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय लगा रहा हूं मैं यहां पर, तो क्या होता है कर्ण का वर्ग, मतलब सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बराबर से ए बी का वर्ग, याद रखना पाइथागोरस प्रमेय, प्लस बी सी का वर्ग। मतलब जो सबसे बड़ी भुजा रहेगी उसका वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्यों लगाई जाती है, जब दो भुजाओं के मान मालूम है, तीसरी भुजा हमें ज्ञात करना है, तब लगाई जाती है। ठीक है, अब सुनिए, ए सी बराबर, ए सी का वर्ग बराबर से क्या होगा, ए बी का मान कितना है ये, तो ए का वर्ग धन ए का वर्ग कितना हो जाएगा, 2 ए का वर्ग, ए सी का वर्ग बराबर से, तो ए सी बराबर से क्या हो जाएगा, वर्गमूल 2 ए का वर्ग। भाई इधर से वर्ग हटेगा तो इधर वर्गमूल लग जाएगा। मुझे एक बात बताओ कि 2 वर्गमूल में है तो वर्गमूल 2 हो गया, और ए का वर्ग ऐसा है ना, ये वर्ग से वर्गमूल हट जाता है तो क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। मतलब एसी का मान कितना आ गया, वर्गमूल 2 ए इकाई आ गया, इतना इकाई आ गया। आई बात समझ में। अब आपको तीनों भुजाएं पता चल गई ना, अब आपको तीनों भुजाएं पता चल गई, और जब तीनों भुजाएं पता चली तो आप अब त्रिकोणमितीय अनुपात के मान ज्ञात कर सकते कि नहीं कर सकते, त्रिकोणमितीय अनुपात के मान बिल्कुल कर सकते भाई। सुनिए, अब हम त्रिकोणमितीय अनुपात के मान ज्ञात करेंगे, इनके सबके मान क्या क्या होंगे ये मान हम यहां पर ज्ञात करेंगे।
ठीक, सुनिए, मुझे एक बात बताओ कि साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब कौन है? ये भी देखिए फिर से और एक बार, ये थीटा है तो ये आधार बनेगा और ये लंब बनेगा और ये क्या बनेगा? कर्ण बनेगा। थीटा के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है और थीटा और 90 अंश के बीच की भुजा आधार होती है और सबसे बड़ी भुजा कर्ण बोलते हैं इसको। जो चीज नहीं मालूम उसको याद रखते हुए चलो, ठीक है? चलिए, क्या होता है? लंब बटे ए बी बटे ए सी। और मुझे बताओ ए बी का मान कितना है? तो आप बोलेंगे ये है, और इसका मान कितना है? वर्गमूल 2 ये है। तो ये से ये कैंसिल, तो कितना बचा? 1 बटे वर्गमूल 2। काश आधार बटे कर्ण होता है। आधार कौन है? बीसी, और कर्ण कौन है? एसी। तो ए बटे वर्गमूल 2 ये मान रख दिए मैंने ये वाले, और ए से ये कैंसिल, तो 1 बटे वर्गमूल 2। tan 45 अंश क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब कौन है? ए बी है। आधार कौन है? बीसी है। ए बी का मान कितना है? ये है। बीसी का मान कितना है? ये है। ये से ये कैंसिल, तो आपके पास बच गया 1। हाँ, cot 45 अंश, cot का मान क्या होता है? आधार बटे लंब होता है। आधार बटे लंब मतलब बीसी बटे ए बी। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, इसी को पलटा दो, 10 को पलटा दो तो cot आ जाएगा। ए बटे ये बराबर से कितना हो गया? 1। ये से ये कैंसिल, तो 1। सेक का मान क्या होगा? तो काश को पलटा दो, तो ए सी बटे बीसी कितना होगा? वर्गमूल 2 ए बटे ये, इसको भी पलटा दिया, ए से ये कैंसिल, तो वर्गमूल 2 हो गया। कोसेक तो साइन को पलटा दो, ए सी बटे ए बी। मैं आपको बता दूं कि ये जो मान निकाल क्यों रहे हम, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? अरे भाई ये मान आए कैसे? ए से कैंसिल, तो वर्गमूल 2। याद रखना चुटकियों का काम है, फटाफट याद हो जाएगा, लेकिन इसको सिद्ध करना तो क्या एग्जाम में पूछा जाता है? सिद्ध करने का नहीं पूछा जाता, तो फिर क्यों पढ़ रहे हैं हम? अरे भाई जो चीज हम याद कर रहे हैं, रट रहे हैं, या जो चीज हम समझ रहे हैं, तो वो आई कहां से, इस बात को तो जानना जरूरी है कि नहीं? आई कहां से? नहीं तो फिर वही बात होती है कि हमने याद भी कर लिया, क्यों याद किया पता नहीं, कहां से आया पता नहीं, तो फिर उसमें मजा नहीं आएगा। कैसे बन रहा ये जानना बहुत बेहद जरूरी होता है। तो हमने ये देखा कि साइन 45 अंश का मान रहेगा तो 1 बटे वर्गमूल 2, कास 45 अंश का भी मान उतना ही होता है, टेन और कॉट का मान उतना ही होता है, और सेक और कोसेक का भी मान बराबर होता है। ये इनके दोनों के मान बराबर, इनके दोनों के मान, इनके दोनों के मान बराबर। काय के लिए? 45 अंश के लिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। अब हम यहां पर देखेंगे 30 अंश और 60 अंश के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होंगे। 30 अंश और 60 अंश के लिए इसके त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होंगे, इसको हम यहां पर समझते हैं। सोचने वाली बात यह है कि 30 अंश और 60 अंश को एक साथ क्यों लिखा भाई? मुझे एक बात बताओ कि अगर मेरे पास ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ये क्या हो गया? 90 अंश हो गया। कितना हो गया? 90 अंश हो गया। मुझे एक बात बताओ कि ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों का योगफल कितना होता है? 90 अंश होता है। होता कि नहीं होता? दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो कितना होता है? 90 अंश होता है। होता है, क्योंकि इसका और इसका योगफल 90 अंश, और ये 90 90 और 90 कितना हो गया? 180 अंश। मतलब तीनों कोणों की माप कितनी होगी? 180 अंश हो गई। इतना ही तो है। अगर मान लिया जाए कि ये 30 अंश है तो ये ऑटोमेटिक 60 अंश होगा कि नहीं होगा? क्योंकि देखो ना, दोनों का योगफल कितना है? 90 अंश है। यही कारण है कि आपको 30 अंश और 90 अंश के लिए एक ही डायग्राम उपयोग में लाना पड़ेगा। एक ही डायग्राम से काम हो जाएगा। ठीक है, अब सुनिए, अब सुनिए, मैं क्या करता हूं, यहां पर समबाहु त्रिभुज ले लेता हूं।
क्या ले लेता हूं, समबाहु त्रिभुज ले लेता हूं। समबाहु त्रिभुज सभी लोग जानते हैं, समबाहु त्रिभुज क्या होता है? समबाहु यानी कि बराबर भुजाओं वाला त्रिभुज। समबाहु जिसकी बाहें बराबर हो यानी कि भुजाएं बराबर हो, समबाहु त्रिभुज ले लेता हूं। ज्यादा बड़ा हो गया क्या? छोटा कर देता हूं थोड़ा सा। अब सुनिए, यहां से अच्छा मुझे एक बात बताओ कि सारे कोण 60-60 अंश के हो गए क्या इसके? हाँ हो गए ना, सारे कोण 60-60 अंश के हो गए। अच्छा मैं क्या करता हूं, एक शीर्ष से लंब डाल देता हूं, इस शीर्ष से इस पर लंब डाल देता हूं। आई बात समझ में? ये मैंने लंब डाल दिया। हमारे पास में एक त्रिभुज था ए बी और सी, ये वाला एक त्रिभुज था, ठीक। मुझे एक बात बताओ कि सारे कोण 60-60 अंश के थे ना पहले? ये कोण कितने अंश का था? 60 अंश का। तो जब लंब डाला तो ये कितना हो गया? 90 अंश का हो गया। कितना हो गया? 90 अंश का। तो ये समकोण त्रिभुज बन गया कि नहीं आपके पास? समकोण त्रिभुज बन गया कि नहीं बना? देखिए ये वाला समकोण त्रिभुज बन गया कि नहीं? हाँ बन गया ना। जब समबाहु त्रिभुज के एक शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा पर लंब डाला जाता है, ये वाला जो कोण होता है समद्विभाजक होता है। लंब क्या होता है इसका? समद्विभाजक होता है। मतलब ये दो बराबर भागों में बढ़ जाता है ये कोण, ये 30 अंश और ये 30 अंश। और एक बार बिल्कुल शॉर्ट में समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। आपके पास में एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु का मतलब तीनों को भुजाएं कैसी है? बराबर। तो फिर सारे कोण भी बराबर हो गए, 60-60 अंश के हो गए, ये फिक्स है। आई बात समझ में? ये निश्चित है कि सारे कोण कैसे हो गए? बराबर बराबर हो गए, यानी कि 60-60 अंश के हो गए। बराबर का मतलब ये नहीं कि 30-30 भी हो सकते हैं। अरे 30-30 कैसे हो गए भाई? तीनों का योगफल 180 भी तो होना चाहिए। ऐसा अगर समबाहु त्रिभुज के एक शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पर लंब डाला जाए तो ये क्या करता है? दो बराबर भागों में विभाजित हो जाता है। ये एक कोण ये वाला और एक कोण ये वाला। ये वाला भी कोण 30 अंश हो जाएगा और ये वाला भी कोण कितना होता है? 30 अंश हो जाता है। ये नियम है इसका, ठीक है। इस नियम को याद रखना, ठीक। चलिए, जब समबाहु त्रिभुज है तो मुझे एक बात बताओ, जब समबाहु त्रिभुज है तो ये वाली भुजा, ये भुजा की लंबाई और ये भुजा की लंबाई क्या होगी? बराबर होगी कि नहीं होगी? इसको मान लिया जाए कि 2 ये इकाई है, ये भी क्या हो जाएगी? 2 ये इकाई हो जाएगी। इसका नाम डी देता हूं मैं। और ये भी कितनी थी? 2 ये इकाई थी। कितनी? 2 ये। तो ये बराबर बराबर भागों में विभाजित हो जाती, तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। ये और ये 2 ये हुआ कि नहीं हुआ? हाँ या ना? मेरा कहने का मतलब यहां पर ये है कि मेरे पास समबाहु त्रिभुज था और इसकी तीनों भुजाएं बराबर है, ठीक है। इसके समबाहु त्रिभुज के एक शीर्ष से सम्मुख भुजा पर लंब डाला जाए तो इस सम्मुख भुजा को क्या करता है? बराबर बराबर भागों में विभाजित कर देता है। ये पूरा 2 ये था तो उसको भाई ये कितना है? मान लिया जाए 2 सेंटीमीटर है। मैं इसको अगर यहां से कट कर दूंगा तो दोनों 1-1 सेंटीमीटर हो गए कि नहीं होंगे? अगर ये 2 ये है तो ये भी ये हो जाएगा और ये भी ये हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं? इतनी कहानी हो गई। अब हम क्या करते हैं? यहां पर एक त्रिभुज लेते हैं ए बी डी में, इधर वाला उधर वाला तो छोड़ ही दो आप। त्रिभुज ए बी डी में आप बोलेंगे कि कोण बी कितना है? 60 अंश। और ये वाला कोण कितना है? कोण बी ए डी, कोण बी ए डी बराबर से कितना है? 30 अंश। और ये वाला कोण कितना है? समकोण है, तो क्लियर दिखाई दे रहा। अब इसके बाद में बोल सकते हैं हम कि ए बी बराबरी से ए सी बराबरी से बी सी, इनको सबको क्या है? 2 ये मान लेता हूं मैं। 2 ये इकाई हमने माना
कि इसकी भी लंबाई 2a इकाई थी, इसकी भी लंबाई 2a इकाई थी, इसकी भी लंबाई 2a इकाई थी, तब आप यहां पर बोलेंगे कि BD का मान जो होगा, BD का मान और DC का मान, ये क्या होगा, दोनों का मान बराबर होगा, यानी कि a इकाई हो जाएगा। मैंने ये बोला कि इसका मान ये होगा, इसका भी मान ये होगा। अब अगर हम इस त्रिभुज की बात करें तो इस त्रिभुज में दो भुजाओं के मान मालूम है आपको, इसका भी मान मालूम है, इसका भी मान मालूम है, इसका नहीं मालूम। और आपको मालूम है कि समकोण त्रिभुज में क्या होता है, जब भी समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं का मान मालूम हो, तीसरी भुजा का मान ज्ञात करना है, तो हमेशा पाइथागोरस प्रमेय लगाया जाता है। तो त्रिभुज ABD में पाइथागोरस प्रमेय से ये कर्ण बन जाएगा, ये आधार बन जाएगा और ये लंब बन जाएगा। बिल्कुल बनेगा भाई। क्या हो जाएगा, AB का वर्ग, AB का वर्ग, ऐसा भी लिख सकते हैं या ऐसा भी लिख सकते हैं, BD का वर्ग धन AD का वर्ग। आई बात समझ में। AB का वर्ग का मान कितना है, तो आप बोलेंगे कि 2a है, 2a, तो 2a का वर्ग। BD का मान कितना है, तो ये है, तो a का वर्ग धन AD का वर्ग। ये 2 का वर्ग कितना हो गया, 4, और a का वर्ग बराबर से a का वर्ग धन AD का वर्ग। a का वर्ग इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 4a का वर्ग, 4a का वर्ग ऋण a का वर्ग बराबर से AD का वर्ग। सही है। और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा AD का वर्ग, AD का वर्ग बराबर से 3a का वर्ग, और वर्गमूल लेंगे तो AD बराबर से क्या हो जाएगा, वर्गमूल 3a का वर्ग। आपको मालूम है कि भाई 3 का वर्गमूल तो होता नहीं है, तो ये 3 तो वर्गमूल में ये अटक जाएगा, और a का वर्ग से ये वर्गमूल हट जाएगा, तो ये बाहर आ जाएगा। मतलब आपको पता चल गया कि AD का मान जो है वो वर्गमूल 3a है। बस मैं आपको फिर बता दूं कि ये बातें क्यों इतने ज्यादा डिटेल में हम समझ रहे हैं, क्योंकि मान आ कैसे रहे ये बात जानना जरूरी है। फिर उसके बाद में तो याद रखना तो बड़ा आसान काम है, इसको याद भी रखना पड़ेगा, वो चुटकियों में काम हो जाएगा। पहले सारे मान निकल जाए, मैं तुरंत एक ट्रिक बताऊंगा, सारे मान ज्ञात हो जाएंगे, ठीक है ना। वो ज्यादा बड़ा काम नहीं है, मेन तो है कि ये मान आए कहां से, ये बात जानना जरूरी है। सुनिए, हम क्या करते, अब ये सारे मान यहां से निकालना चालू कर देते, ठीक, सारे मान निकालना चालू कर देते। किसके किसके, साइन, कास, टेन, कॉट और सेक और कोसेक। यही तो त्रिकोणमितीय अनुपात है। पहले तो मैं क्या करता हूं, 60 अंश के लिए ज्ञात करता हूं, 60 अंश के लिए, ये भी 60 अंश, ये भी 60 अंश, 60 अंश, 60 अंश, 60 डिग्री और 60 अंश, ठीक है ना। ऐसा सभी के मान यहां पर ज्ञात करते हैं। क्या हो गए, सुनिए जरा ध्यान से, 60 अंश के लिए ज्ञात कर रहे हैं। मुझे एक बात बताओ कि ये 60 अंश है ना, ये 60 डिग्री है, तो इसके सामने की भुजा को लंब बोला जाएगा, ठीक, और 90 और इसके बीच की भुजा को आधार बोला जाएगा, और सबसे बड़ी भुजा को तो कर्ण बोला ही जाता है। ये तो फिक्स है। हाँ बिल्कुल सही है, सही है ना। इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, 60 अंश के लिए कर रहे हैं, इसलिए 60 के सामने की भुजा लंब होगी। ऐसा साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, मतलब AD बटे AB, और AD का मान कितना है, वर्गमूल 3a, और इसका मान कितना है, 2a, और a से a कैंसिल, तो कितना बचा, वर्गमूल 3 बटे
2। साइन 60 अंश का मान वर्गमूल 3/2 हो गया। काश 60 अंश का मान क्या होगा? आधार बटे कर्ण। आधार कौन है? बीडी। और कर्ण कौन है भाई? ए बी। बीडी का मान कितना है? तो आप बोलेंगे कि ये है, और इसका मान कितना है? 2 ये है, तो ये ए से ये कैंसिल, तो 1/2 आ गया। टेन 60 अंश का मान क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, तो क्या हो जाएगा? एडी बटे बीडी। एडी का मान कितना है? वर्गमूल 3a। और बीडी का मान कितना है? ये से ये कैंसिल, तो आपके पास बचा वर्गमूल 3। काट का मान क्या होता? तो पलटा दो, 10 को पलटा दो, बीडी बटे एडी। तो ये बटे वर्गमूल 3 ये से ये कैंसिल, तो 1 बटे वर्गमूल 3 ये आ गया। अब साइन 60 अंश का मान कितना होगा? तो आप बोलेंगे कि साइन 60 अंश का मान, कास को पलटा दो, तो ए बी बटे बी डी। तो 2a बटे ए, और ए से ए कैंसिल, तो कितना बचा? 2। साइन को पलटा दो, ए बी बटे ए डी। 2a बटे वर्गमूल 3a। ए से ए कैंसिल, तो 2 बटे वर्गमूल 3। इतना हो गया, बस हो गया काम। मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात का मान 60 अंश के लिए ये होता है। ये बातें हमने यहां पर ज्ञात कर ली। अब 30 अंश की बात करते हैं हम। 30 अंश की बात करते, देखिए ऐसे इसी प्रकार से 30 अंश का मान ज्ञात करते हम। तो 30 अंश का मान ज्ञात करने के लिए मैं इसी को सेट कर रहा हूं, इसी को सेट कर रहा हूं। थोड़ा सा इस टाइप से छोटा कर देता हूं मैं, ताकि अपन 30 अंश का भी मान यहीं पर ज्ञात कर सके। ठीक है, इसी इसमें देखना। अब 30 अंश का मान ज्ञात करना हमें। साइन 30 अंश, कास 30 अंश, टेन 30 अंश, कॉट 30 अंश और सेक 30 अंश और कोसेक 30 अंश। ठीक है, इनके मान क्या होंगे जरा ध्यान से समझना। किसके लिए ज्ञात कर रहे हैं भाई? किसके लिए ज्ञात कर रहे हैं? 30 अंश के लिए ज्ञात कर रहे हैं। ध्यान से समझना। आप करने वाला क्या हूं मैं, इस बात को ध्यान से समझना। समझे क्या करने वाला हूं मैं? 30 अंश है ना ये वाला, तो इसके सामने की भुजा कौन सी होगी? ये वाली होगी, तो ये होगी लंब। आई बात समझ में? और कर्ण तो वही की वही होगी, जो कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है हमेशा, ये नहीं बदलती। और ये हो जाएगा आधार। बड़ा सीधा सा काम है, समकोण त्रिभुज बना है। न्यून कोण के सामने की भुजा लंब होती है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, और जो बच गई वो आधार होती है। बस सीधा काम है। ठीक है, चलिए। साइन 30 अंश क्या होता है? साइन लंब बटे कर्ण। लंब कौन है? ये है बीडी, और कर्ण कौन है? ये बी। अच्छा, बीडी का मान कितना है? ये, और इसका मान कितना है? 2a। तो ये से ये कैंसिल, तो कितना बचा? 1/2। साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। कास 30 डिग्री। कास 30 डिग्री मतलब आधार बटे कर्ण। आधार कौन है? एडी बटे ए बी। ये कितना है? आधार वर्गमूल 3 ये, और कर्ण कौन है? 2a। ये से ये कैंसिल, तो वर्गमूल 3/2। 10 का मान लंब बटे आधार। लंब कौन है? ये लंब कौन है? बीडी, और आधार कौन है? एडी। बीडी का मान कितना है? ये, और आधार का मान वर्गमूल 3 ये से ये कैंसिल, तो 1/वर्गमूल 3 ये हो गया। 10 को पलटा दो तो काट बन जाएगा, तो एडी बटे बीडी। एडी का मान वर्गमूल 3a बटे ये से ये कैंसिल, तो वर्गमूल 3। सेक
कास को पलटा दो तो ए बी बटे ए डी, और ए बी का मान कितना है 2a, ये इसका मान कितना हो गया वर्गमूल 3a, तो ये से ये कैंसिल तो 2 बटे वर्गमूल 3। 30 अंश का मान ए बी बटे बी डी, ए बी बटे बी डी, ए बी का मान कितना है 2a और इसका मान ए से ए कैंसिल तो कितना हो गया 2। मतलब हमने अभी तक क्या क्या किया, 30 अंश का भी मान ज्ञात कर लिया, 60 अंश के लिए भी ज्ञात कर लिया, और इससे पहले 45 अंश का भी मान ज्ञात कर चुके हैं। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो है, डिफिकल्ट नहीं है, इस बात को क्या प्रॉपर तरीके से समझना जरूरी है। ठीक है, याद रखने की बात की इतने बड़े मान कैसे याद रखेंगे, इतने सारे मान, वो तो चुटकियों का काम है, मैं ट्रिक बताऊंगा उससे सारे मान तुरंत याद हो जाएंगे, लेकिन कैसे बने आपके दिमाग में ये बात नहीं रहना चाहिए कि अरे यार ये मान आए कैसे। ठीक है, ये हमने निकाल के देखे, ऐसे ऐसे आए, आपको निकालते आना चाहिए बस। ऐसा नहीं कि एग्जाम में पूछा जाएगा कि ये प्रूफ करो, सिद्ध करो और इसके मान निकाल के बताओ, तो एग्जाम अलग बात है और नॉलेज अलग बात है। ठीक है ना, तो आपको ये नॉलेज के लिए पढ़ना है, ये बात याद रखो। अब क्या बोला, 0 डिग्री और 90 डिग्री, शून्य अंश और 90 अंश, ये बड़ा मजेदार काम है। शून्य अंश और 90 अंश का क्या मामला है, इस बात को जरा ध्यान से समझना। शून्य अंश का मान और 90 अंश का मान क्या बोलना चाह रहा है यहां पर, इस बात को ध्यान से। ठीक है, सुनिए, इसको थोड़ा सा पहले ही छोटा कर देता हूं मैं, ताकि अपने पास जगह मिल जाए प्रॉपर, और छोटा कर देता हूं। मेरे पास में एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज को ध्यान से समझ देखना जरा। एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज को ध्यान से देखो आप। आपको दिख रहा होगा यहां पर मैंने 90 अंश लिखा, 90 अंश दिख रहा है, यहां पर 90 अंश लिखा है, तो ये 90 अंश से कम होगा, ये भी 90 अंश से कम होगा कि नहीं? हाँ, न्यून कोण है ना, दोनों तो हो गए ना 90 अंश से। इसका नाम भी दे देता हूं मैं, ए बी और ए सी। ठीक, ऐसा नाम दे दिया। मुझे एक बात बताओ कि पहले तो मैं लेता हूं शून्य अंश के लिए, सुनिए ध्यान देना इधर, किसके लिए? शून्य अंश के लिए। ये थीटा का मान शून्य होना चाहिए, कैसे होगा भाई ये शून्य अंश? शून्य अंश कैसे होगा? शून्य दिख रहा क्या हो आपको? कम से कम वो 50 अंश के लगभग दिख रहा हो, दिख रहा है कि नहीं? 50 अंश के लगभग शून्य अंश थोड़ी है ये। लेकिन हमें शून्य अंश बनाने की कोशिश करना है। क्या करना है? शून्य अंश को बनाने की कोशिश करना है। देखना, छोटा हुआ क्या? अरे ये कोण पर नजर रखो जरा, कोण पर छोटा हो रहा क्या? जैसे जैसे मैं लंब को छोटा कर रहा हूं, उसका मान छोटा होते जा रहा। हाँ, बहुत बढ़िया, छोटा होते जा रहा भैया, छोटा होते जा रहा, छोटा होते जा रहा, छोटा होते जा रहा, और एक समय ऐसा आएगा कि वो उसका मान शून्य अंश हो जाएगा। दिख भी रहा होगा वहां पर, आपको शून्य दिखाई दे रहा होगा, ये यहाँ पर लिखा है शून्य। हाँ, अब देखो मैं बड़ा कर रहा हूं, 1 अंश, 2 अंश, 3, 5, 7, 11, 23, 25, ये हो गया, ये 40, 42, ये देखिए 45, और ये हाँ, मजेदार बात दिखी। जब मैं लंब को छोटा करते जाऊंगा तो इसका मान क्या होगा? छोटा होते जाएगा। इस बात को जरा गौर से समझना। और क्या क्या हो रहा है यहां पर, मैं इसको छोटा करते जा रहा हूं, सुनना, इसको शून्य अंश बनाने की कोशिश कर रहा हूं। लंब अभी इतना बड़ा है, अभी छोटा किया मैंने, और छोटा किया, और छोटा किया। जैसे जैसे लंब छोटा करते जा रहा हूं मैं, ये शून्य अंश हो रहा। देखिए, छोटा करते जा रहा, तो कौन छोटा होते जा रहा? एक समय ऐसा आएगा कि लंब का मान क्या हो जाएगा? शून्य। मतलब लंब की लंबाई कितनी हो जाएगी? शून्य। अभी क्या है? लंब तो है ही नहीं, मतलब लंब की लंबाई शून्य हो गई। सुनिए, अब अगर मान लिया जाए कि मैं इसको छोटा करता हूं,
तो ये वाला जो कर्ण था ना, ये भी छोटा होते जा रहा। एक समय ऐसा आएगा कि जो कर्ण है ना वो आधार के बराबर हो जाएगा। हुआ क्या? हुआ? अरे यहां पर क्या हो रहा, जब जब थीटा का मान, थीटा मतलब हम बोल सकते हैं कि कोण बी सी ए, कोण बी सी ए बराबर से थीटा बराबर से 0 अंश होगा, तब जब ये 0 अंश होगा तब क्या हो जाएगा? तब क्या होगा? तो थोड़ा सा सोचो भाई, तब क्या होगा? तब क्या होगा सोचो। जब ये 0 अंश हो जाएगा तब क्या होगा? तो देखिए क्या होगा, हम यहां पर करके देखते क्या होगा। तो अभी करके तो देखा था, और एक बार करके देखते। और छोटा कर देता हूं मैं, अभी मैंने कुछ छोटा किया, और छोटा कर देता हूं। ध्यान देना मैं करना क्या चाह रहा हूं, और छोटा कर देता हूं। मतलब पहले मैंने इतना छोटा किया, फिर इतना किया, फिर इतना किया, फिर ये एक टाइम ऐसा आ गया कि यहां आ गया। सुनिए, हमने जब इसको थीटा का मान 0 रखा तब लंब क्या हो गया? लंब का मान कितना हो गया? लंब मतलब ए बी, लंब मतलब ए बी, ए बी का मान क्या हो गया? 0 हो गया। खत्म हो गया ना ए बी। और जो एसी है ना, एसी यानी कि कर्ण, यानी कि एसी, एसी का मान बीसी के बराबर हो जाएगा। समझ में आई क्या बात? बीसी के बराबर हो जाएगा। और आधार कर्ण जो है ना, कर्ण किसके बराबर हो जाएगा? आधार के बराबर हो जाएगा। सही बोल रहा हूं क्या? तो हटा ही देता हूं मैं। सुनिए, अब ये मेरे पास में ऐसी स्थिति थी, जैसा जैसा मैं इसको छोटा करूंगा लंब खत्म होते जाएगा, लंब का मान 0 होते जाएगा। ये लंब है, ये वाला लंब है, ये आधार है, अरे कर्ण है। लंब का मान कम होते जाएगा, कर्ण का मान लंब आधार के बराबर हो गया। देखिए ना, आधार के बराबर हुआ कि नहीं? ऐसा ऐसा होते रहेगा। अब सुनिए, अगर मान लिया जाए कि मेरे पास में आधार ये इकाई है, आधार कितना है? ये इकाई है, तो ये इकाई हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? इसका मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका मान इसके बराबर हो जाएगा, जितना ये है तो वो भी ये हो जाएगा। क्लियर? ये बनेगा आधार, ये बनेगा लंब, ये बनेगा कर्ण। ऐसा हो गया। तो ऐसी स्थिति में तब क्या हो जाएगा भाई? आधार बराबर से कर्ण बराबर से कितना होगा? ये होगा। और इसी प्रकार से लंब जो होगा, लंब का मान, लंब मतलब ए बी, ए बी, इसका मान कितना होगा? 0 हो जाएगा। ऐसे ही आधार जो है वो क्या है? आधार, आधार किसको बोल रहा हूं मैं? बीसी को। बराबर से कर्ण, कर्ण कौन है? कर्ण कौन है? एसी है। तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, इतना हो जाएगा। अब ध्यान देना इधर, साइन थीटा, साइन 0 अंश, कास 0 अंश, कास 0 अंश, टेन 0 अंश, कॉट 0 अंश, और सेक 0 अंश, और कोसेक 0 अंश। सुनिए, साइन 0 अंश, साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब कौन है? ए बी, और कर्ण कौन है? ए सी। लंब का मान कितना है? 0 बटे ये, और इसका मान कितना हो जाएगा? 0 को अगर ए से भाग दिया जाए तो 0 हो जाएगा।
कास, आधार, आधार बटे बीसी बटे कर्ण। कर्ण कौन है? एसी। बीसी का मान कितना है? ये। एसी का मान कितना है? ये। और ये से ये कैंसिल तो कितना बच गया? 1। टेन क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब कौन है? ए बी। आधार कौन है? बीसी। तो 0 बटे बीसी। बीसी का मान कितना है? ये। और ये हो जाएगा 0। टेन को पलटा दो तो काट आ जाएगा। बीसी बटे ए बी क्या होगा? ए बटे 0 बराबर से अनंत। ये क्या हो गया भाई? किसी भी संख्या को अगर 0 से विभाजित किया जाए तो क्या होता है? अपरिभाषित हो जाता है। क्या हो जाता है? अपरिभाषित। और अपरिभाषित को ऐसे प्रदर्शित किया जाता है, अनंत भी बोलते हैं इसको। सेक, कास को पलटा दो, एसी बटे बीसी। एसी का मान कितना है? ये। और बीसी का मान ये है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कोसेक, साइन को पलटा दो, एसी बटे ए बी। एसी का मान ये और यहां 0, अपरिभाषित। मतलब किसी भी संख्या को 0 से भाग देंगे तो अपरिभाषित हो जाता है। बस हो गया काम अपना। 0 अंश के लिए हमने यहां पर मान ज्ञात कर लिया। समझ में आ गई बात? इसको हटा रहा हूं। अब 90 अंश सुनिए। ये थीटा का मान, ध्यान देना इधर, ये वाला जो है ना, इसको 90 अंश बनाना चाह रहा हूं मैं। कैसे बनेगा भाई? 90 अंश कैसे बनेगा? ये बनेगा आधार, ये बनेगा लंब, और ये बनेगा कर्ण। ध्यान से देखना, आप ध्यान से देखना। ये वाला कोण 90 अंश का अभी तो नहीं है ना। अगर मैं इस शीर्ष को इधर की ओर ले जाता हूं, देखिए इस कोण का मान देखो बढ़ते जा रहा। देखिए पहले इतना बड़ा था, 46 अंश था, अब 48, 50, 52, 53, 56, 58, 60, 63, 65, 70, 70, 75, और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये 90 अंश का बन जाएगा। अब 90 अंश बन गया भैया ये वाला कोण। जैसे 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 इसका नाम ये दे दो, इसका नाम बी दे दो, और इसका नाम सी दे दो। जैसे जैसे सी बिंदु बी की ओर बढ़ेगा, वैसे वैसे ये कोण 90 अंश की ओर बढ़ेगा। और जब जब ये कोण 90 अंश का हो जाएगा, सुनिए ध्यान देना इधर इंपॉर्टेंट बात, ये वाला कोण जब 90 अंश का हो जाएगा तो ये जो आधार है ये खत्म हो जाएगा। आधार खत्म, आधार का मान क्या हो जाएगा? 0 हुआ ना। और जो कर्ण था, देखिए जो कर्ण था वो लंब के बराबर हो जाएगा। हुआ कि नहीं? बिल्कुल हुआ। कहने का मतलब जब थीटा बराबरी से 90 अंश होगा तब कर्ण का मान और आधार का मान, नहीं, कर्ण का मान और ये लंब है ना, लंब का मान क्या होगा? बराबर होगा। और इसको मान लो ये, तो ये भी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, बराबर हो जाएगा भैया ये। और जो आधार है वो तो 0 ही हो जाएगा। आधार क्या हो जाएगा ऐसी स्थिति में? 0 हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि आप बोलेंगे कि त्रिभुज कौन सा? ए बी सी में कोण सी क्या है? न्यून कोण है, न्यून कोण है। और जब कोण सी बराबर से 90 अंश होगा तब क्या क्या घटनाएं होगी ये बात देख लो। ये जब 90 अंश का होगा तो ये बिंदु यहां पर आ जाएगा, बिल्कुल। ये वाला जो कर्ण है वो इसके बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो हो जाएगा। और ये आधार जो है वो 0 हो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं कि क्या है? लंब, लंब, लंब कौन है? ये भी। और कर्ण,
कर्ण कौन है? AC। दोनों बराबर हो जाएंगे और इसको हमने क्या किया, ये मान लिया, ये मान लिया। और इसी प्रकार से जो आधार है, कौन है आधार? BC। BC बराबर से कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब सुन लो, साइन, अब 90-90 कर दो ना इसको। अब ये क्या है, 90 के लिए ज्ञात कर रहे हैं हम, 90 के लिए ज्ञात कर रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ कि साइन 90 अंश क्या होगा? लंब बटे कर्ण, काश आधार बटे कर्ण, ये तो उतना ही होगा ना, ठीक है ना भाई, सूत्र तो वही है। AB का मान कितना है? ये। और AC का मान कितना है? ये। तो ये से ये कैंसिल, तो कितना बच गया? 1। BC का मान कितना है? तो 0 है ना, ये है ना 0। AC का मान कितना है? तो ये कितना हो गया? 0। 10 90 अंश। AB का मान कितना है? तो ये। और BC का मान कितना है? कहा गया BC, तो 0। और किसी भी संख्या को 0 से विभाजित किया जाता तो अपरिभाषित हो जाता है, उसको बोला जाता है अनंत। cot 90 अंश, 10 को पलटा दो तो 0 बटे ये, और आपको मालूम है कि 0 को किसी भी संख्या से भाग दिया है तो 0 हो जाता है। sec 90 अंश, इसको पलटा दो, काय को? काश को, ये बटे 0, और आपको मालूम है किसी भी संख्या को 0 से भाग दिया है तो अपरिभाषित हो जाता है। ये क्या हो जाएगा? ये बटे ये, और ये को ये से भाग दिया जाए तो ये हो जाएगा। बस ये हो गए 90 अंश के मान। हाँ, अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये सारे मान को याद कैसे रखेंगे? बहुत सारे मान हो गए, ये 6 मान है, इससे पहले शून्य अंश वाले भी 6 मान थे, 12 हो गए। ये भी 6 मान है और ये भी 6 मान है, 24 हो गए। और इसके बाद ये वाले भी 6 मान है, 30 हो गए। 30 मान को याद रखना है आपको, 30 मानों को, और वो भी लगभग इधर उधर एक जैसे मान दिखाई दे रहे हैं, कुछ एक जैसे, कुछ वर्गमूल 3/2, 1/2, 1/वर्गमूल 2। कैसे याद रखेंगे इन सब? तो उसके लिए एक टेक्निक है, और उस टेक्निक पर अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे, और वहां पर देखेंगे कि कैसे इसको बिल्कुल कुछ ही सेकंड में हम इसको याद रख सकते हैं, टेक्निक के द्वारा याद रखेंगे, ठीक है ना। तो टेक्निक अपन अगली क्लास में देखेंगे और उसकी प्रश्नावली हल करेंगे, ठीक है।